प्यारे साथियों नमस्कार, फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और ये इसका लेसन नंबर 2 है। इससे पहले वाले लेसन में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी। चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, कि आवेश क्या होता है और किस किस तरीके से वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, आज वाले लेसन में इसी टॉपिक को आगे और प्रोसीड करेंगे, और आज हम आवेशों के जो गुणधर्म है वो, और साथ के साथ कूलाम का नियम भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत हम उसका ओवरव्यू देख लें। ठीक है, चलो तो लेसन स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आज का गोल के ऊपर फोकस कर लेते हैं कि आज का हमारा गोल क्या है। आज का हमारा गोल है ये 3 चीजें खत्म करना। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके बाद अपन पढ़ेंगे आवेशों के गुणधर्म, ठीक है, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे लास्ट में कूलाम का नियम। लेकिन ये आज खत्म नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूं, थर्ड लेसन में भी ये खींचेगा, और फिर उसके कुछ ऑब्वियसली न्यूमेरिकल भी अपने को करने पड़ेंगे। बेसिकली यहां से न्यूमेरिकल वाला पार्ट थोड़ा हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। नाम है इसका स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की डिस्कवरी क्यों हुई, क्यों बनाया हम लोगों ने इसको? देखो, जैसे मान लो ये पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल है, दिख रही है। अब मान लो मैंने बोला ये आवेशित है, मुझे कैसे पता? कैसे पता मुझे? भाई मैंने बोला ये दूसरा फोन मैं इसके पास पे लेके आया, इसको आकर्षित कर रही थी, है ना, इसको आकर्षित कर रही थी। अब 2 पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि निरावेशित हो और ये आवेशित हो, ठीक है ना, या ये आवेशित हो, ये निरावेशित हो, क्योंकि एक आवेशित वस्तु, धनावेशित वस्तु, सिर्फ धनावेशित वस्तु दूसरी निरावेशित वस्तु को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है, नो डाउट करती है। ठीक है, इसलिए ये जो वस्तु है इसके बारे में प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है कि आवेशित है या नहीं है सिर्फ देख करके, और साथ के साथ अगर आवेशित है तो इस पे कौन सा आवेश है ये पता करना है मुझे। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने डिवाइस बनाई, इसका नाम था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। खुद भी घर में बना सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, देखो देखते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि वस्तु आवेशित है अथवा निरावेशित, निर्देशित नहीं, निरावेशित है, ये निरावेशित है, और साथ के साथ अगर आवेशित है तो उस पर कौन सा आवेश है। ठीक है ना, पहला तो वस्तु आवेशित है या नहीं, आवेशित है या निरावेशित, और साथ के साथ अगर वो आवेशित है तो फिर उस पर कौन सा आवेश है, ये अगर हमें पता करना है, सो वी विल यूज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं होता क्या है। तो देखो, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी जो है कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा, ये है एक्चुअल डायग्राम, है ना, ये रियलिटी में ऐसा ही दिखता है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। एक ये मेटल की प्लेट है, ऊपर चालक प्लेट, नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये चालक प्लेट, मैंने आपको बता दी चालक प्लेट है आपकी। ये जो चालक प्लेट है ये एक स्टैंड से कनेक्टेड है, देखो ये आपको ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये निरावेशित है, मतलब ये इंसुलेटिंग है, निरावेशित नहीं बोलेंगे हम इसको, बोल सकते हैं कि ये एक कुचालक है। ठीक है ना, ये क्या हमारी कुचालक है, तो ये हमारा कुचालक है। ठीक है, या कि कांच लगा हुआ है, और ये जो मेटल की प्लेट है, ये जो आपकी चालक प्लेट है, ये एक रॉड के थ्रू, एक चालक रॉड के थ्रू नीचे जा रही है इस तरीके से, और यहां पर हमारे पास गोल्ड लीफ लगी हुई, मतलब स्वर्ण पन्नी। ठीक है, वो जो सोने की पन्नी, एक तो देखो एकदम बिल्कुल स्टेशनरी रॉड होती है, बिल्कुल ऐसी प्लेट पतली सी दिख रही होगी, और यहाँ पे एक सोने की पन्नी होती है इसके पास, है ना, इसके पास एक सोने की पन्नी होती है बिल्कुल पतली सी। ठीक है, ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, और कितना डिफ्लेक्शन हुआ उसको मेजर करने के लिए एक स्केल लगा रखी है कि स्वर्ण पन्नी कितना दूर जा रही है, पास जा रही है, वो देखेंगे अभी अपन, कितना दूर जा रही है, कितना पास जा रही है, वो इस स्केल के थ्रू पर मेजर करते हैं। ये आपका जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये भू संपर्कित बिंदु है, ये भू संपर्कित बिंदु है। ठीक है, ये इसको ग्राउंड से अटैच करते हैं, ये पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाता है, और बाहर एक ग्लास लगा रखा है, कांच लगा रखा है, ताकि हम अंदर की गतिविधियों को देख सके। ठीक है, पूरा एक बॉक्स में डाल दिया ताकि हवा से इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें धात्विक की एक छड़ के एक सिरे पर एक प्लेट लगी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरे प्लेट पर स्वर्ण की 2 पन्नियां लगी होती है। जब अपन पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते टाइम तो बोलते हैं कि नीचे 2 गोल्ड लीफ होती है इस तरीके से, ऐसे, ये मेरी रॉड हो गई नीचे वाली, और इस पे 2 सोने की पन्नियां। लेकिन रियलिटी में जब आप देखोगे तो गोल्ड की सिर्फ एक ही लीफ होती है, और एक मूवेबल होती है, मतलब एक तो बिल्कुल सॉलिड रॉड होती है, और एक तरफ स्वर्ण की एक पन्नी होती है। लेकिन जो अपन लिखते हैं ना जब कंस्ट्रक्शन, तो उसमें 2 लिख देते हैं,
ठीक है, जो आवेश प्राप्त करने के पश्चात फैल जाती है। देखते हैं इसके बारे में। तो देखो कैसे वर्क करती है और क्या है इसकी कहानी। देखो क्या होता है, जब मैं इसके पास में, मान लो ये एक ग्लास की रॉड थी, कांच की छड़ थी। अब जैसे मैं कांच की छड़ को इसके पास में लेकर आऊंगा तो क्या होगा, कांच की छड़ को पास में लाती, क्योंकि ये तो चालक है, तो ये क्या करेगी, विपरीत आवेश जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो ये जो है सारे के सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जब ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो पॉजिटिव चार्ज कहां चले जाएंगे, धनावेश कहां चले जाएंगे, नीचे की तरफ। जब सारे के सारे धनावेश नीचे की तरफ चले जाएंगे तो आपकी पन्नी फैल जाएगी। क्यों फैल गई भाई नीचे जाने पे धनावेश, क्योंकि इस पे भी धनावेश है और इस पे भी धनावेश है, और सजातीय आवेश यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब मान लो अगर ये वस्तु आवेशित नहीं होती, तो वस्तु आवेशित नहीं होती तो गोल्ड लीफ जैसी पोजीशन में है, स्वर्ण पन्नियां जिस पोजीशन में चिपकी हुई है तो चिपकी हुई रहेगी, क्योंकि कुछ आवेशन को मिला ही नहीं। तो ये इसका बेसिक सा प्रिंसिपल है। कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो इसके कांटेक्ट में लेकर आ जाओ, मतलब इसके संपर्क में ले आओ, या इसके पास में ले आओ। संपर्क में लेकर आओगे, जो पहले पढ़ा था, हमारे कंडक्शन की वजह से, ठीक है, चालन की वजह से कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा तो भी गोल्ड लीफ फैल जाएगी। और अगर पास में लेकर आओगे तो भी प्रेरण की वजह से नीचे कुछ ना कुछ समान आवेश आ जाएंगे और ये फैल जाएगी। तो कुल मिला के किसी भी तरीके से ये जो पन्नियां अगर फैल रही हैं, गोल्ड लीफ फैल रही है, स्वर्ण पन्नियां फैल रही है, इसका मतलब वस्तु क्या है, आवेशित है। डायग्राम जब अपन एग्जाम में बना के आते हैं और जब मैं एक्सप्लेन करना होता है तो मैं इतना सा डायग्राम बनाता है। देखो ऐसा बनाया अपन ने, ठीक है, इसमें मेटल की एक रॉड डाली। डायग्राम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको, इस तरीके से बनाना होता है। स्टार्टिंग में दोनों कैसी रहती है, चिपकी हुई रहती है। तो ये स्टार्टिंग में दोनों चिपकी हुई हैं, ठीक है ना, ओके, स्टार्टिंग में दोनों चिपकी हुई थी। अब जैसे आपके पास इसके पास में मेटल की रॉड लेकर आया, इवन आप इतना बड़ा भी नहीं बनाना चाहते ना एग्जाम में, तो इतना सा बना दीजिए। तो जैसे आप मेटल की रॉड लेकर आए, दोनों की दोनों गोल्ड लीफ जो है वो कहाँ चली गई, दूर की तरफ। चाहे वो वस्तु धनावेश है तो चाहे ऋणावेश। मान लो मैं ऋणावेशित वस्तु को लेकर आया, तो यहाँ पे कौन सा आवेश आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ कौन सा चला जाएगा, नेगेटिव। इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, दोनों फैल जाएगी, इस तरीके से दूर दूर चली जाएगी। इस तरीके से हम इजीली जज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वस्तु जो है आवेशित है या फिर नहीं, ठीक है। इन केस अगर ऐसा हो जाए, वैसे तो देखो यहाँ पे अपन ने जो लगा रखा है ये कुचालक पदार्थ है बीच में, तो किसी भी तरीके से, वैसे तो जो हमारा पूरा का पूरा चेम्बर जो हमने बनाया है वो ऑब्वियसली किसी आयरन वायरन का बना हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो कहीं भी चार्ज जो है इसके थ्रू जो है रॉड के अंदर ही रहता है और कभी भी इसके अंदर नहीं जाता। मतलब जो साइड में अपन ने शील्ड लगा रखी थी, जो पीछे आपको दिख रही है ये वाली, इसमें वैसे तो कभी आवेश नहीं जाता। लेकिन इन केस अगर ये गलती से आवेशित हो भी जाए तो उसको निरावेशित करने के लिए ग्राउंड का एक पॉइंट है कि भाई हमारा ये जो गोल्ड लीफ है यानी स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, अगर ये आवेशित हो भी जाए तो इस ग्राउंड पॉइंट के थ्रू, भू संपर्कित बिंदु के थ्रू इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे और ये निरावेशित हो जाएगा। इसको निरावेशित भी इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि वस्तु आवेशित है या फिर नहीं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यानी स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का यूज करके। घर में आप कैसे बनाएंगे, मैंने बोला सर बनाना तो बहुत आसान है, घर में सोने की तो पन्नी नहीं होती, सोने की पन्नी लेने जाएंगे तो घर वाले बोलेंगे जाए ऐसे, ठीक है, क्या क्या बोलता रहता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, घर में एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है हमारे पास, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल जो खाने के साथ अपन रैप करते हैं, वो जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है उसका यूज करके आप इजीली घर पे बना सकते हो। कुछ नहीं करना है कि रॉड लेनी है, उसके दो नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ दो पतली सी आपको लगानी है आपकी एल्यूमिनियम की फॉइल, ठीक है। वो एल्यूमिनियम की फॉइल आप इस तरीके से लगाएं, एल्यूमिनियम की फॉइल लगाएंगे और एल्यूमिनियम की फॉइल को जैसे आप नीचे लगाएंगे, मतलब एक कोई भी पतली सी आप मेटल की रॉड ले लीजिए। मेटल की रॉड भी अगर आपको नहीं मिले तो इसके लिए भी मैं आपको जुगाड़ बता दूं, जो आपके घरों में वायर होती है ना, जो अपन घर में वायर यूज करते हैं, वही आप ले लो, उसके नीचे की तरफ दो एल्यूमिनियम की पतली पतली पन्नियां लगा दो, ठीक है, बिल्कुल पतली सी काट करके लगा दो, ठीक है। आप देखोगे वैसे तो चिपकी भी रहेगी, लेकिन जैसे आप उसके पास में कोई आवेशित वस्तु लेकर आओगे वैसे क्या हो जाएगी, पन्नियां फैल जाएगी, यूं दूर दूर चली जाएगी, यूं, ठीक है। आप ये खुद भी घर पे ट्राई कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं बच्चों, आवेशों के गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आवेशों के हमारे पास ओवरऑल 4 गुणधर्म है। पहला जो है आवेशों की युज्यता का नियम, मतलब जो हमने पहले भी पढ़ा था कि हम आवेशों को सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। दूसरा हमारा विद्युत आवेशों की वस्तु की गति से स्वतंत्रता, की वस्तु की गति का आवेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिर आवेश संरक्षण का नियम,
ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और लास्ट में आवेशों का क्वांटीकरण। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें वो यही है, दिस इज द मोस्ट आईएमपी पार्ट, ठीक है ना। इस पे से क्वेश्चन जरूर बनने के चांसेस हैं, 101% आपको श्योरिटी नहीं दे रहा हूं कि रहते हैं चांसेस, लेकिन कम, ठीक है। बाकी इन तीनों पे जनरली चांसेस नहीं रहते, देंगे तो ये आपको एक नंबर में बोल देंगे ऐड कर दो, ठीक है। बाकी आपसे इसमें से थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। चलो तो एक एक करके सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं क्या चीज क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा विद्युत आवेशों की योज्यता का नियम यानी एडिशन ऑफ चार्जेस, ये अपने को क्या बोलता है, ये अपने को बोलता है कि मान लो एक बॉडी पे बहुत सारा आवेश है, कहीं 2 कूलाम, कहीं 3 कूलाम, कहीं 5 कूलाम, कहीं -6 कूलाम, कहीं 7 कूलाम, और इस वस्तु पर कुल आवेश निकालना है, तो मैं इन सबका बीजगणितीय योग कर दूंगा, मतलब इनका सबका टोटल एडिशन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेशों का मान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब सबका आप सीधा सीधा एडिशन कर दो, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने डाला है। मान लो किसी वस्तु पर +8 कूलाम, मतलब +8Q, +3Q, -7Q, +2Q आवेश है, और वस्तु पर अपने को बताना है कुल कितना आवेश, तो हम सीधा सीधा सबको जोड़ देंगे, +8Q, +3Q, +7Q, और आपका -7Q सॉरी, और +2Q, ठीक है। बस सीधा सीधा जोड़ दो, जो धनात्मक है उसको धनात्मक लेना है, ऋणात्मक उसको ऋणात्मक। देखो 8 और 2 10 और 3 13 हो गया, और इसमें से 7 आपका जाएगा, 13 में से 7 जाने के बाद 6 बचता है, इसलिए हमारे पास प्लस का 6Q आवेश बच गया, ठीक है। इस तरीके से आप सीधे सीधे आवेशों को ऐड करके उनकी टोटल वैल्यू किसी भी वस्तु पर निकाल सकते हो। यही होता है आवेशों का योज्यता का नियम, ठीक है। होप इतनी बात सबको क्लियर है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। फिर हमारे पास आवेशों की वस्तु की गति से स्वतंत्रता। अब इसका क्या मतलब, मान लो ये पेंसिल है, मैं अगर बोलूं कि इस पेंसिल पर 2 कूलाम आवेश, हमने फेंक दिया उसको, बहुत स्पीड से फेंक दिया, बहुत तेज। अब मैं बोलूं कि यार ये तो 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करी, बहुत ज्यादा वेग से, तो क्या इस पर आवेश चेंज होगा? नहीं। वस्तु की गति किसी भी तरीके से इस आवेश, जो आवेश की इसके ऊपर उपस्थिति है, जितना आवेश उसके ऊपर है, उसको इफेक्ट नहीं करती। अगर ये रेस्ट में है, रुकी हुई है, इस पे 2 कूलाम आवेश है, चाहे वस्तु प्रकाश के वेग से भी गति करने लग जाए, इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका आवेश बिल्कुल सेम ही रहेगा। ऐसा हमारे पास लॉ है, बोलता है। कोई लिखा है आवेशों का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भी समान ही रहता है। आवेश का मान वस्तु की चाल से स्वतंत्र होता है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश Q का मान सभी दशाओं में समान बना रहेगा, चाहे वस्तु विराम में हो, चाहे वस्तु गति कर रही हो, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आवेश विराम में था उतना ही आवेश गति में भी रहेगा। लेकिन वस्तु का जो द्रव्यमान है वो हर केस में नियत रहे, ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, सर द्रव्यमान का भी तो निर्माण और विनाश संभव नहीं है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ऐसा बोलती है। हमारे आइंस्टीन भाई साहब ऐसा बोल के गए, E=mc² वाला जो फॉर्मूला है उनका, कि भाई वस्तु का द्रव्यमान जो है वो उसका वेग बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है अगर वो प्रकाश के आसपास वेग से गति कर रही हो तो, ठीक है। बट वो सिलेबस में नहीं है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम आवेश से मतलब रखेंगे कि आवेश किसी भी स्थिति में, चाहे वस्तु गति में हो, चाहे विराम में हो, चाहे कुछ भी कर रही हो, कोई मतलब नहीं है हमें, उसके ऊपर आवेश हमेशा समान ही बना हुआ रहेगा, ठीक है। चलो तो 2 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी बहुत ईजी है, आवेश संरक्षण नियम, बचपन से पढ़ते आए हो। आवेश का ना तो विनाश संभव है, ना तो निर्माण संभव है। भाई जब 2 चीजों को तुमने रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में चले गए ना, जिसकी वजह से पहली वस्तु धनावेशित, दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो गई। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जो आवेश है वो कहीं से उड़ के आए, कहीं दूर से उड़ के थोड़ी ना आए आवेश। आवेश तो वस्तु में थे, बस वो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ ट्रांसफर हुए ना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले गए ना, इसकी वजह से वस्तु आवेशित हुई ना। तो आवेश कहीं दूसरे प्लैनेट से तो नहीं आए, कहीं दूसरी जगह से उड़ के तो नहीं आए, तो इसका ना तो निर्माण संभव है, ना तो विनाश संभव है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर जरूर हमारा आवेश होता रहता है, ठीक है। ये लिखा है आवेश की इस गुणधर्म के अनुसार आवेश का ना तो निर्माण संभव है, ना तो विनाश। आवेशों को केवल एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित किया जा सकता है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस आप लोग देखते हो, ठीक है, जो अपन देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, नाभिकीय भौतिकी के अंदर, उसमें भी अपन ये समझने वाले हैं कि जब हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो कुल आवेश होता है ना वस्तु का, वो क्या रहता है, सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लिख लो,
जितना आवेश लेफ्ट में रहेगा उतना ही आवेश आपका राइट में भी रहेगा। ठीक है, एक बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया, अपनी बुक पे तो नहीं है, दूसरी बुक्स में। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है। ये तो आप सब जानते हो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये तो सब जानते हो, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। इसको बोलते हैं बेटा पॉजिट्रॉन, इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है। ये जो पॉजिट्रॉन है इस पर भी इलेक्ट्रॉन जितना ही आवेश होता है लेकिन पॉजिटिव में, लेकिन ये प्रोटॉन नहीं है क्योंकि इसका द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है। इसका द्रव्यमान भी 9.1 गुणा 10⁻³ होता है, जबकि प्रोटॉन का इतना नहीं था, प्रोटॉन का इससे ज्यादा था। तो उसका द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, आवेश भी इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है लेकिन पॉजिटिव में। दोनों मिलकर के नेट जो आवेश बनाते हैं इसको अपन बोलते हैं गामा रेडिएशन, इसको हम बोलते हैं गामा रेडिएशन। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो गामा रेडिएशन बनाते हैं। इनका टोटल आवेश आप करोगे 0 आएगा, इस पर भी आवेश कुल कितना है 0 है। आप कोई दूसरी केमिकल रिएक्शन लिख लो जो आपको केमिस्ट्री की लेना वो लिख लो, ठीक है, कुल आवेश हमेशा नियत ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक सी चीजें थी, 3 जो प्रॉपर्टीज थी। मेन जो है वो चौथी प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। तो आवेशों का क्वांटीकरण हमें क्या बोलता है कि भाई जब भी एक वस्तु से ना दूसरी वस्तु में आवेशों का आदान प्रदान होगा, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पूरे जाएंगे, ऐसे नहीं यहां से 1.5 इलेक्ट्रॉन उड़ करके दूसरी जगह चला गया, यहां से 2.5 इलेक्ट्रॉन उड़ करके दूसरी जगह चला गया, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 10 जाएंगे, 1 करोड़ जाएंगे, खरब जाएंगे, 10 खरब जाएंगे, वॉट एवर इट इज। बट ये जो है पूर्ण हमेशा पूरे के पूरे जाएंगे, ऐसा नहीं आधा आधा टूट कूट के जाएंगे। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में अपन कैसे लिखते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है सदैव विद्युत आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इस नंबर का पूर्ण गुणज क्यों है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो कितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ? इतना। भाई एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश है, 10 पे कितना होगा? इतना। तो जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे आवेशों का आदान प्रदान होता है तो वो इस नंबर का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इस नंबर का पूर्ण गुणज क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का क्या है? आवेश है। तो जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है, आवेश जाता है, तो इस नंबर का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरे के पूरे ट्रांसफर होते हैं, आधे आधे ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, इसको अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अगर वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो धनावेशित होगी, अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ऋणावेशित होगी। ठीक है, तो धनावेशित वस्तु के लिए प्लस का साइन और ऋणावेशित वस्तु के लिए माइनस का साइन अपने को लगाना है। ठीक है, Q इक्वल्स टू कितना हो गया? प्लस माइनस एन, जहाँ पे n जो है वही पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब हो गया सब आ गई इंटीजर्स, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, या इन शॉर्ट आप बोल सकते हो n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और Q E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो इतना है। जैसे मैंने आपको बोला एक वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक एग्जांपल देख लेते हैं। वस्तु से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकलकर चले गए, तो वस्तु पे मतलब वस्तु पर आवेश कितना होगा? निकलकर चले गए तो वस्तु पर कितना आवेश होगा ये अपने को बताना है। मान लो ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो देखो बच्चों कि भाई 10⁻19 इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में निकल के चले गए हैं, तो कितना आवेश निकला? देखो Q इक्वल्स टू एन ई, एन की वैल्यू है 10⁻19 और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है। सॉल्व करा बेटा, मिला में 1.6 कूलम। तो वस्तु में से इतना इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए तो उस पर इतना आवेश आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, इसका मतलब उस पर जो आवेश है वो कैसा है? धनावेश। अगर आ रहे होते तो माइनस का साइन लगा देते। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कितने द्रव्यमान की कमी हुई, तो भी आप निकाल सकते हो द्रव्यमान की क्षति। कमी का मतलब द्रव्यमान की क्षति। द्रव्यमान की क्षति अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलोगे यार एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है और कितने इलेक्ट्रॉन का? इतने।
सॉल्व करने पे आपको मान मिल जाएगा। ठीक है, आपका आएगा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 12 किलोग्राम का लॉस हुआ है इसके पास द्रव्यमान का। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जो आपको इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे इस फॉर्मूले पे बेस्ड। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेशों के क्वांटीकरण से क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो चारों प्रॉपर्टीज थी, मेन जो चारों प्रॉपर्टीज है वो खत्म कर ली है। ठीक है, पहली योज्यता का नियम, एडिशन ऑफ चार्जेस, सिंपली आप ऐड कर सकते हो आवेशों को। दूसरा हमने पढ़ा कि आवेशों का गति पे कोई लेना देना नहीं है, उसको कि वस्तु गति कर रही हो या नहीं कर रही हो उससे कोई आवेश को मतलब नहीं है, आवेश उतना ही रहेगा। ठीक है, फिर हमने तीसरा नियम पढ़ा कि आवेश हमेशा संरक्षित रहते हैं। ठीक है, जब भी आवेश एक दो वस्तु को रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, उनका निर्माण और विनाश संभव नहीं है, कुल आवेश हमेशा नियत ही रहता है। और चौथा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण, कि आवेश जो है जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो इस नंबर का पूर्ण गुणज होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है, ऐसा नहीं आधा इधर रह गया आधा इधर रह गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ओके, और अपन चलते बेटा आगे। आगे हमारा कूलाम का नियम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, मोस्ट आईएमपी टॉपिक। ठीक है, अब देखो कूलाम जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, ऑब्वियसली बात है। तो कूलाम भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने बोला यार कि अगर दो आवेश हैं तो दो आवेशों पर बल कितना लगेगा, वो अगर कोई नियम बताता है तो वो ये है। तो कूलाम का नियम जो है दो आवेशों पर लगने वाला बल बताता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, क्योंकि हम स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं ना, आवेश गति नहीं कर रहा, इसलिए अगर दोनों आवेश स्थिर हैं तो उन पर जो बल लगेगा वो कूलाम के नियम से जो हमने बल का फॉर्मूला डिराइव करा है वो वाला फोर्स इसके ऊपर लग सकता है। तो दो आवेशों पे स्थिर वैद्युत की बल लगता है और उस बल का नाम हमने कूलाम बल दे दिया, क्योंकि कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। पहली शर्त तो ये थी। उनकी दूसरी शर्त ये थी कि जो आवेश है ना वो बिंदु आकार का होना चाहिए, आवेश जो है ना वो बिंदु आकार का होना चाहिए, पॉइंट साइज का होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ से आप बहुत दूर कोई बिल्डिंग पहाड़ पे, हमारे यहाँ पे पहाड़ है दूर, वहां पे मैं कोई बिल्डिंग देख रहा हूँ या कोई टावर और देख रहा हूँ, टावर तो बहुत बड़ा है लेकिन जब मैं दूर से देखता हूँ तो मुझे इतना सा दिख रहा है, इतना सा छोटू सा, तो क्या हो गया, टावर बहुत बड़ा है लेकिन छोटा क्यों दिख रहा है, क्योंकि बहुत दूर है। यानी इसका मतलब जो आवेश हैं, जो दोनों वस्तुओं पर आवेश हैं, वो जो उनका साइज है ना आवेशों का, वो इनके मध्य की दूरी के कंपैरिजन में काफी छोटा होना चाहिए। ठीक है, दूरी ज्यादा, हम दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है टावर और मेरी, लेकिन साइज तो, लेकिन उस साइज के कंपैरिजन में, हमारे साइज के कंपैरिजन में दूरी बहुत ज्यादा है, तो हम बिंदु आकार के हो गए। ठीक है, तो बिंदु आकार के आवेशों का मतलब है कि आवेश जो है उनके साइज के कंपैरिजन में उनके बीच की दूरी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, आवेश बिंदु आकार का होना चाहिए और आवेश स्थिर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं। अब कूलाम का नियम बोलता क्या है, बिल्कुल सिंपल, कि अगर कोई दो आवेश है या तो आकर्षित करेंगे अगर विजातीय हैं तो, अनलाइक है तो, या फिर प्रतिकर्षित करेंगे अगर सजातीय हैं तो दो आवेश जो है अगर एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट है, लिख के बताएंगे अभी आपको। दूसरी बात उन्होंने बोली कि दोनों आवेशों पर लगने वाला बल इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता था, बिल्कुल वैसा ही है। और साथ के साथ इनमें लगने वाला बल इनके बीच में जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहां पे अपन जो मीडियम लेंगे ना वो लेने वाले अपन वैक्यूम। तो मान के चल रहे हैं कि वैक्यूम में यानी हमारे निर्वात में कोई दो आवेश हैं, उसमें से पहला आवेश हमारे पास Q1, दूसरा आवेश हमारे पास Q2, और इनके बीच की जो दूरी है उसको अपन कितना लेके चल लेते हैं, मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी है R। ठीक है, के बीच की दूरी कितनी है, R। तो हम क्या बोल रहे हैं या मतलब कूलाम का नियम क्या बोल रहा है कि मान लो इसने इसके ऊपर, उसने इसके ऊपर कुछ बल लगाया, इसने इसके ऊपर, अच्छा इसने इस पे जो बल लगाया इस तरीके से, मान लो दोनों सजातीय आवेश है तो ऐसे लगते हैं बल, दूसरों को प्रतिकर्षित करते हैं। डिटेल में बात करेंगे अपन
कि भाई अगर दोनों सजातीय आवेश होते हैं, लाइक चार्ज होते हैं, तो बल हमेशा ऐसे लगते हैं बाहर की तरफ, है ना, ऐसे दूर दूर धक्का देते हैं। और अगर कोई दो विजातीय आवेश तो बल कैसे लगते हैं, अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो मान लो ये बल लग रहे हैं, तो पहले ने दूसरे पे, दूसरे ने पहले पे जो बल लगाया है वो इन दोनों के जो भी आवेश हैं उनके परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती होगा। इनके परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती होगा। मान लो इस पे 2 कूलम आवेश है, इस पे 5 कूलम आवेश है, दोनों को गुणा कर देंगे। पर मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं परिमाण बोल रहा हूं, मतलब अगर एक पे धनावेश है, एक पे ऋणावेश है, तो भी हम दोनों का मान धनावेश ही लेंगे। मान लो इस पे 4 होता, इस पे -2 होता, तो भी हम यहाँ पे 4 गुणा 2 ही लिखते, माइनस नहीं लिखते, ठीक है। तो ये पहली लाइन। दूसरा, जो इन दोनों के बीच की दूरी थी उसके वर्ग यानी उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूंगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं F सीधे समानुपाती है Q1 Q2 बटा R² के। और हम सब जानते हैं बचपन से, अब 9th क्लास से, कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। यहां पे भी एक नियतांक आएगा, और वो नियतांक कौन है बेटा, K। यहां पे भी एक नियतांक आएगा, और वो नियतांक कौन है, K, ठीक है। K यहां पे क्या है, समानुपाती नियतांक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों आवेश किस में रखे हुए, निर्वात में। दोनों आवेश किस में रखे अपन यहाँ पे, निर्वात में, यानी वैक्यूम में, यानी स्पेस में जाके रख दिया, या ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे एयर नहीं है। या एयर में भी रखे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि निर्वात और एयर ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई समानुपाती नियतांक, लेकिन इसकी भी कुछ वैल्यू होती है जिसके बारे में अभी अपन देखते हैं। तो ये यहाँ पे कूलाम का नियम खत्म नहीं हुआ है, अभी आ रहा है। और तो K जो होता है बेटा, उसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁹। कहाँ से ये वैल्यू, ये भी देखनी पड़ेगी अपने को। और इसका मात्रक क्या होगा वो भी देखते हैं अभी अपन। तो देखो, मात्रक के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो बल है उसका मात्रक होगा न्यूटन, ठीक है। K का मात्रक पता नहीं, एज इट इज छोड़ देते हैं। Q1 क्या है, कूलाम में मेजर करोगे। Q2 क्या है, कूलाम में मेजर करोगे। और नीचे दूरी मीटर, मीटर का क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमें K का मात्रक मिला न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर। ये गुणा हो गया, यहां पे जगह गुणा हो गया, और कूलाम का स्क्वायर डिवाइड, तो इसका मात्रक आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो ये तो हमने लिख दी K की वैल्यू, लेकिन I कहां से, तो इसके लिए K का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, या कई लोग इसको एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी पढ़ते हैं, सब सही है। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी भी वैल्यू होती है, और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, नीचे लिख देते हैं अपन विद्युतशीलता, आएगा नहीं, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। क्योंकि ये देखो, ये तो मात्रक हीन है, तो जो इसका मात्रक होगा ना K का, उसका उल्टा लिख देंगे। तो जैसे कूलाम स्क्वायर नीचे आ रहा है तो ऊपर आ जाएगा, न्यूटन मीटर ऊपर आ रहा है तो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है। होप सबको ये बात क्लियर हुई होगी। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया, मतलब फालतू की बहुत सारी दिमाग में बातें आती हैं, आनी चाहिए। तो देखो क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों आवेश निर्वात में रखे हुए। अब होता क्या है, होता ये है कि भाई जब दो आवेशों को अपन निर्वात में रखते हैं ना, तो जैसे निर्वात में मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई अणु फणु नहीं है, मतलब निर्वात के अंदर कोई मीडियम जो है बीच में, माध्यम जो है उसमें कोई अणु नहीं है। तो जब ये जो दोनों आवेश रखे ना, तो इनके बल को प्रभावित करने वाला कोई ना कोई कारक तो होगा। तो उस कारक को मान करके हमारे साइंटिस्टों ने एक वैल्यू दी, वो ये थी। और वो कारक किस वजह से उत्पन्न हुआ, इसकी वजह से,
कि निर्वात की भी कुछ ना कुछ विद्युतशीलता है। मतलब अगर इस आवेश को मैं रखूंगा तो ये आवेश अपने चारों तरफ कोई ना कोई फील्ड क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसकी वजह से इनमें जो लगने वाला बल है वो प्रभावित होगा। उनका नाम उन्होंने कितना दे दिया, उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, निर्मात की विद्युतशीलता। कोई भी आवेश बैठा है तो अपने चारों तरफ कोई ना कोई क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। उस क्षेत्र की वजह से दूसरा आवेश का जो लगने वाला बल है वो प्रभावित होगा, ठीक है। उसको उन्होंने नाम क्या दे दिया, एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। और ये माध्यम टू माध्यम वेरी करती है। निर्वात में इसका मान सबसे ज्यादा होगा, बाकी सब में धीरे धीरे इनका मतलब इसके साथ एक और टर्म आएगी जिसके बारे में अपन आगे वाले लेसन में बात करेंगे। तो वो सब चीजें जो है, ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, इसके साथ एक और टर्म जो जुड़ के आएगी वो किसकी वजह से उत्पन्न होती है, माध्यम की वजह से, कि भाई दोनों के बीच में जो मीडियम है ना वो उस बल को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्टों ने उसको एप्सिलॉन नॉट बोल दिया और इसका बोल दिया, इसको हम बोल रहे हैं निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान ये है, ठीक है। अब निकाल लेते बेटा अपन इसकी जो विमा है वो, ठीक है। तो देखते हैं, अब बात करते हैं इसकी विमा के बारे में। देखो बच्चों, सिंपल सी विमा है। अब विमा के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, देखो अभी इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे कि आपको बल की विमा सबको लर्न होनी चाहिए। बल की विमा काफी इंपॉर्टेंट है, m1 L1 T-2, उसको तो घोट के पी जाओ आप, है ना, बिल्कुल अच्छे से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बल की विमा को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। आपके इसके अलावा आवेश कूलाम कभी पढ़ा था पिछले लेसन, मतलब A1 T1, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो अब अपने को ये, क्योंकि अगर दो विमा याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला भी अगर हमें पता है तो सबसे पहले अपन के की विमा निकाल लेते हैं। देखो के का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जिन बच्चों को निकालना नहीं आता, 11 की प्लेलिस्ट अगर आप खोल के देखेंगे तो वहां पे मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, वो आप देख सकते हो, जिसको नहीं आता। और जिसको आता है वेरी गुड, आप सब यहाँ पे फोकस करें। m1 L1 T-2 हमारे पास किसकी हो गई, ये होगा हमारे पास न्यूटन की। इसके साथ किसको लूंगा मैं, मीटर स्क्वायर को, तो होगा हमारे पास L2 और डिवाइड में हमारे पास आ गया A1 T1 और इसके ऊपर घात कितनी आ गई, देखो कितनी है, यहाँ पे लिखिए 2, तो ये 2 आ गई। सॉल्व करो, कितना आया, m1 L1 T-2 L2 और डिवाइड में कितना आ गया, A2 और ये T2, ठीक है ना, A2 T2। तो ये A2 T2 जो है बस इसको ऊपर लेके जाना है अपने को। देखो कितना हो गया, m1, ये हो गया L इसका भाई ये रहा L3, है ना, एक और एक ये 2, 2 और एक ये 3 हो गया। अब देखो T का कोई भाई है क्या, ये रहा नीचे बैठा है, तो ये -2 है, ये भाई साहब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में, तो -2 और ये हो गया -2 यानी -4, और ये भी भाई साहब ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। इस तरीके से हमने के की विमा निकाल ली। ऐसे अगर हमसे कोई एप्सिलॉन नॉट की विमा पूछे तो वो इसका उल्टा ही होता है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अभी पढ़ा अपन ने पीछे, ये रहा, इसकी विमा उसकी विमा की उल्टी होगी। यहाँ पे अगर मैंने इसकी विमा ये लिखी है तो इसकी हो जाएगी, जहां प्लस है वहां माइनस लगा दो, जहां माइनस है वहां पे प्लस लगा दो। तो ये किसकी विमा हो गई हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। ये हमारी विमा आ गई आराम से, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम एप्सिलॉन नॉट की और के की विमा निकालने वाले। एक बार हम थोड़ा सा और रिकॉल करा दें आपको कि है क्या, 2 आवेश है भाई, ठीक है, और 2 आवेशों को अपन ने निर्वात में रख रखा है, पहला Q1 है, दूसरा Q2 है। दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ बल लगाएंगे। उस बल के लिए फॉर्मूला दिया हमारे कूलाम भाई साहब ने, बोला जो बल है वो दोनों के गुणनफल के सीधे समानुपाती है, दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो समीकरण 1 और 2 से F जो है सीधे समानुपाती हो गया Q1 Q2 के, और इन व्युत्क्रमानुपाती हो गया R स्क्वायर के। जो F है वो किसके बराबर हो गया, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर के। एक चीज मैंने जो नहीं बताई वो मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ कि भाई अगर मैं F के और R के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मतलब एक कर्व ड्रॉ करूंगा, तो कर्व कुछ ऐसा है, शेप का नाम है, इसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी आयताकार अतिपरवल है। तो जब भी इन्वर्स रिलेशन आता है ना, जैसे इन्वर्स रिलेशन है, तो ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह हटा के आया नियतांक,
के का फिर मैंने आपको मान बताया, घोट के बीच है ना, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में सीधी हेल्प करेगा। फिर उसके बाद अपने बोला के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी निकाली विमा, इसमें से 2 विमाएं आपको लर्न होनी चाहिए, ये लर्न करनी है आपको अच्छे से, घोट के पीना है इसको तो, है ना, घोट के पी जाओ, जैसे तुम दूध पीते हो ना वैसे घोट के पी जाना इसको। तो इसके बाद हमने विमा निकाली, के की फॉर्मूला यूज करा, हमारी विमा आ गई। जिसको नहीं आती प्लेलिस्ट है 11 की, वहां पे जाके वो देख सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बोला कूलाम का नियम सिर्फ तभी वैलिड है जब आवेश स्थिर हो और साथ के साथ वो बिंदु आकार के हो। अगर वो बिंदु आकार के और गति नहीं कर रहे, स्थिर है, तो हम ये नियम लगा सकते हैं। तो आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई। तो एक ऐसा करते, एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, छोटा सा बच्चों जैसा मन से बना लेते हैं कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन में आया कि 2 आवेश है, ठीक है, उसमें से एक है हमारे पास 5 माइक्रोकूलाम और एक है हमारे पास 2 माइक्रोकूलाम। जिन बच्चों को माइक्रो की वैल्यू नहीं पता मैं बता दूं, माइक्रो होता है हमारे पास 10⁻⁻6, मिली होता है हमारे पास 10⁻⁻3, नैनो, एन मतलब नैनो, ये होता है 10⁻⁻9 और पीको ये होता है 9, हाँ 19 लिख दिया हमने, 9 और ये होता है -12। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि हमारे बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो ये जिसको नहीं पता प्लीज याद कर लीजिए। तो हमारे पास कोई 2 आवेश है और मान लीजिए ये हमारे पास एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और हमें इनमें लगने वाला बल निकालना है। ठीक है, इसके यहाँ पे अपन बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी बल, क्योंकि आवेश स्थिर है और बल लग रहा है इसलिए इसका नाम पड़ गया स्थिर वैद्युतिकी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो बेटा हमने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें Q1 है हमारे पास 5 माइक्रोकूलाम, यानी 5 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 है हमारे पास 2 माइक्रोकूलाम, वह है 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। और जो दूरी है हमारे पास R जो है वो 2 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मीटर में होनी चाहिए। इसका भी सिंपल ट्रिक बताता हूँ, सब जानते हो, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग देते हैं, या एक और तरीका है, आप इसको 10⁻⁻2 से गुणा कर दो। जो पावर होती है ना उसके साथ डील करना आसान होता है, तो हमने इसको लिख दिया 10⁻⁻2। तो यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप लिखोगे 2 गुणा 10⁻2 मीटर। बस फॉर्मूला लगा दो, तो कुछ है ही नहीं, हो गया F = K Q1 Q2 / R²। हाँ, एक चीज और, जब आप बुक पढ़ोगे ना तो एक चीज नोटिस बार बार करोगे कि वो फॉर्मूला कभी ऐसे नहीं लिखता है, वो फॉर्मूला ऐसे लिखता है ना। आप कितनी भी बुक देख लोगे, एनसीईआरटी देखोगे या जो भी आपके पास दूसरी रेफरेंस बुक है, तो ये इस तरीके से लिखता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं, बस उसने के को खोल के लिख दिया। ठीक है, एग्जाम में आपका कोई काटेगा नहीं, घबराओ मत। तो हम इसको के ही लेके चलेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। ठीक है, तो इसका मान हमारे पास है 9 गुणा 10⁻9, Q1 कितना है 5 गुणा 10⁻⁻6, Q2 कितना है 2 गुणा 10⁻⁻6 और नीचे 2 गुणा 10⁻⁻2 का स्क्वायर। सिंपल, 9 और 5, 9 5 2 एक साथ रखे, गुणा 10⁻9, 6 और 6 कितना हो गया 12, तो -12 अपॉन इसका स्क्वायर करा 4 गुणा 10⁻⁻4। ठीक है, अब देखो ये हो गया 2 दूनी 4 कैंसिल। ठीक है, ये जो देखो अब घात के साथ खेलना है, 9 - 2 12 करा तो कितना है हमारे पास माइनस का 3। ठीक है, -3, ये जो -4 है जब ऊपर जाएगा ना तो हो जाएगा प्लस। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, घात ऊपर जाने पे चेंज हो जाती है। और ये 9 चौक 36, 9 पंजे 45/2 और गुणा इसमें बचा 10⁻⁻3, यहाँ पे आ गया +4। सही है, इसको इससे सॉल्व कर लो। ये 2 दूनी हो गया 4, 2 दूनी हो गया 4 और ये हो गया 2 पंजे 10। ठीक है यार, 22.5 और यहाँ पे कितना बचा 10⁻1। 1 का मतलब हो गया 10, इसको इससे गुणा करोगे आएगा 225 न्यूटन का बल लग रहा है दोनों के बीच, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है, तो आई होप ये बात सबको समझ आई होगी कि हमने किस तरीके से बहुत बेसिक न्यूमेरिकल के साथ डील करी है। ठीक है, इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को एक चीज मुझे और बतानी चाहिए जो आपकी काफी आगे काम आएगी। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, वो ये है कि अगर कोई भी दो राशियां एक दूसरे के सीधे समानुपाती होती हैं तो ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, ए और बी में एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी रेखा। अगर एक नियतांक है, ए कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, नियतांक है, तो अगर मैं ए और बी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ इस तरीके की ग्राफ लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, अगर ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वैसे तो वर्ग ही आएगा, क्यूब भी आएगा एक जगह, कुछ भी आ जाए, बेसिकली व्युत्क्रमानुपाती आ गया, तो ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, ऐसा। इस शेप का स्पेशल नाम है, इसको अपन बोलते हैं आयताकार अतिपरवलय है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में इसको, अतिपरवलय। ठीक है, तो ये चीज अगर अपन याद रखेंगे तो हमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी। बेटा कूलाम का नियम भी खत्म नहीं हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों के दोनों आवेशों को किसी ना किसी दूसरे माध्यम में रख देंगे। ठीक है भाई, दूसरे माध्यम में रखने के बाद देखेंगे कि बल्ब पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, लेकिन वो जो टॉपिक है वो अपन कवर करेंगे कब, वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करना जरूर। ठीक है, ये तो मैं घर पे आके खोल दूंगा, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बनी रहे, और ज़्यादा बच्चों तक हमारे वीडियोस पहुंचे, वो भी देखें। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन उनको भी मिल सके, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है। चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय।